फाल्टा का रिजल्ट ताजा ताजा है। कांग्रेस के नेता कम से कम फाल्टा का ही रिजल्ट देख लें। डायमंड हार्बर की जिस सीट पर 70% हिंदू 30% मुसलमान है, उस फाल्टा सीट को बीजेपी ने 71% वोट शेयर के साथ जीत लिया है। 29% में सीपीआईएम भी है, कांग्रेस भी है, ममता बनर्जी की टीएमसी भी है। आज समझ में आ रहा है और बंगाल भी देख रहे और भारत भी देख रहे कि अभिषेक बनर्जी लोकसभा वोट में 7 लाख के ऊपर वोट से किस तरह से जीते थे, आज वो स्पष्ट हो गया है। और जो पुष्पा बोल रहे थे कि झुकेगा नहीं, वो पुष्पा झुकते झुकते पता नहीं चूहा का बिल में घुस गया। तो हम लोग पुलिस में खबर दिए है कि पुष्पा निरुद्देश है, पुष्पा को नहीं मिल रहा है। ये किसी एक चुनाव की बात नहीं, बीजेपी ने अपनी जीत के लिए हिंदू वोट को बेस बनाया। कांग्रेस ने मुस्लिम वोट की तरफ देखा है। पिछले 6 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर लगभग कांस्टेंट रहा है। 1999 में 6%, 2004 में 6%, 2009 में 4%, 2014 में 4%, 2019 में 7% और 2024 में भी 7% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले। कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा मुसलमानों के वोट मिलते हैं, लेकिन सारे मुस्लिम वोट कांग्रेस को नहीं मिलते। 2009 के चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% मुस्लिम वोट मिले। 2014 के चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल को 36% के करीब मुस्लिम वोट मिले। 2019 के चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 50% के करीब मुस्लिम वोट मिले। 2024 के चुनाव में कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के दलों को लगभग 70% मुस्लिम वोट मिले। इंडी ब्लॉक के मुस्लिम वोट शेयर को देखकर इसे कांग्रेस का मुस्लिम वोट शेयर समझने की भूल हो सकती है, इसीलिए इस भूल का सुधार करना जरूरी है। 24 के चुनाव में यूपी के अंदर मुस्लिम वोट अखिलेश के नाम पर पड़े थे, बिहार में मुस्लिम वोट लालू तेजस्वी के नाम पर मिले थे, बंगाल में ममता बनर्जी के नाम पर और महाराष्ट्र में ठाकरे पवार के नाम पर इंडी अलायंस को मुस्लिम वोट मिले थे। केरल में मुस्लिम वोट IUML के नाम पर मिले थे। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस को अपने बूते लड़ना था, जहां इंडी अलायंस को कोई दूसरा पार्टनर मुस्लिम वोट नहीं खींच रहा था, वहां कांग्रेस को मुस्लिम वोट के भी लाले पड़ गए, जैसे असम, गुजरात और मध्य प्रदेश में। 1992 में बाबरी के बाद से ही देश के मुसलमानों ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया। इस वक्त सभी मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़ना सपने सच करने जैसा लगता है। हकीकत में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, मगर लगता है कि राहुल गांधी इन दिनों ऐसा ही सपना देख रहे हैं। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, राहुल गांधी के ख्वाबो ख्याल में बस यही एक शब्द घूम रहा है, मुसलमान। राहुल सिर्फ सपना नहीं देख रहे, बल्कि यही सपना राहुल गांधी कांग्रेस को भी दिखा रहे हैं। कांग्रेस की माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में राहुल ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के मुद्दों को जोर शोर से उठाए और अगर किसी मुसलमान पर अत्याचार होता है तो बिना किसी झिझक के मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहने की जगह कांग्रेस उसे मुसलमान ही बोले। राहुल गांधी को ये यकीन हो गया है कि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू समाज का वोट नहीं है। उनके एमएलए आसाम में जीते और बंगाल में जीते तो वो मुस्लिम ही जीते। तो अब कांग्रेस मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गई। दिल्ली में हुई इस मीटिंग में सहारनपुर के कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी को अपना नैरेटिव बदलना होगा। मुस्लिम समाज केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करता, उसे ये मैसेज देना होगा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए काम किया है। मुसलमान गाली है क्या भाई? मैं मुसलमान हूं, मुझे फक्र है मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं एक हिंदू के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ये है हिंदुस्तान। इस वक्त मुसलमानों के दिमाग में बकरीद और कुर्बानी घूम रही है। एक एक करके सारे बीजेपी शासित राज्यों में सड़क पर नमाज पढ़ने, खुले में कुर्बानी देने और मस्जिद पर लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाई जा रही है। ओवैसी और मदनी इस पर बोल रहे हैं, मगर अखिलेश और ममता जैसे सेकुलर कहलाने वाले लीडर चुप हैं। राहुल खुलकर बोल रहे हैं। कांग्रेस की माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल की इस मीटिंग में राहुल गांधी ने
नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे बीजेपी ने पकड़ लिया। राहुल का कहना है कि मोदी सरकार अगले 1 साल में ही गिर जाएगी। मीटिंग में मौजूद कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इसकी पुष्टि की। हाँ, सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि जो देश की परिस्थिति आज है, वर्तमान परिस्थिति अगर इसी तरह से बिगड़ती चली गई तो ये सरकार 1 साल से ज्यादा टिकने वाली नहीं। तारिक अनवर ने पुष्टि की। इमरान मसूद ने पूरा ब्यौरा बता दिया। लेकिन ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये डर बोल रहा है सरकार का। सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। सरकार को समझ में आ गया कि अब हिंदू मुसलमान से बहुत आगे लड़ाई चली गई है। अब लड़ाई देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच में आ गई है। अब लड़ाई देश के अंदर जो हालात बना दिए आपने कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के जैसे जैसे दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे महंगाई आसमान को छूने लगेगी। और हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस मोदी जी देश की जनता से मांगते हैं। देश की जनता सेक्रीफाइस करती है और लाभ कमाती हैं चंद घराने। कोरोना काल में यही हुआ। कोरोना में सबकी संपत्ति घट गई, लेकिन मतलब हजारों गुना अगर संपत्ति में वृद्धि हुई तो 2 घरानों की हुई। तो ये लोगों की समझ में आ रहा है। राहुल गांधी को भविष्यवाणियां करने का शौक है। राहुल को अपनी पार्टी का भविष्य नहीं मालूम, लेकिन वो बार बार मोदी सरकार की भविष्य बांचने लगते हैं। बीजेपी के लिए राहुल गांधी के कमेंट्स ऐसे लूज फुलटॉस बॉल हैं जिन पर छक्का मारने में बीजेपी कभी कोई गलती नहीं करती। इस बार भी राहुल की जुबान से बात निकली और बीजेपी ने छक्का मार दिया। राहुल गांधी जिस प्रकार से दंगे करवा करके, जिस प्रकार से अराजकता के माध्यम से सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं, कल के उस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यह कोई उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल गया। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनके आका माने सोरोस और जो फॉरेन की कंपनियां हैं, जहां ये 60 करोड़ रुपए खर्च करके 54 देशों में गए थे, इन सब आकाओं के साथ बैठ करके भारत में लोकतंत्र को कैसे समाप्त करना है, भारत में अराजकता कैसी लानी है, उसकी जो प्लानिंग हुई थी, उस प्लानिंग का कहीं ना कहीं कल लीकेज हुआ है राहुल गांधी के इस वक्तव्य से। भारत की जनता को भड़का करके आप दंगे करवा देंगे? नहीं राहुल जी, बंगाल में, आसाम में क्या हुआ आपने देखा है। भारत में संविधान चलती है और भारत में लोकतंत्र की जीत होती है। ये 140 करोड़ भारत की जनता की सरकार है। इसका बाल भी बाका आपके फॉरेन के जो आका है, आपके जो सोरोस है, इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। जब तक 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद रहेगा इस सरकार के ऊपर, तब तक यह सरकार देश की सेवा करती रहेगी।